नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा यानी एकम तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 5 दिसंबर सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। भारत पहुंचे पुतिन से गले मिले पीएम मोदी, एयरपोर्ट पर किया रिसीव। हरियाणा में इन कर्मचारियों की अटेंडेंस का नियम बदला, अब ऐसे लगेगी हाजिरी। युवाओं को विदेश में नौकरी मिलना होगा आसान, मुफ्त में जर्मन, जापानी और इटालियन भाषा सिखाएगी हरियाणा सरकार। हरियाणा में जल्द जारी होगा शिक्षकों के ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव का शेड्यूल। हरियाणा में 15 दिन में बनेगी स्पोर्ट्स सेफ्टी पॉलिसी, टूर्नामेंट से 3 दिन पहले फील्ड की जांच जरूरी होगी। हरियाणा में आर्थिक रूप से समृद्ध बनेंगे गरीब परिवार, गांव में बनने जा रही है दुग्ध उत्पादक सोसाइटियां। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर के पीए करप्शन के आरोपों में घिरे, करोड़ों की बेनामी संपत्ति बनाई, पत्नी घर बैठे सैलरी ले रही, मिड्डा बोले मैं खुद जांच कराऊंगा। हरियाणा में अंग्रेजी असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की भर्ती पर उठे सवाल, ऑब्जेक्टिव पेपर के टॉपर भी सब्जेक्टिव में फेल। लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक फाइल करें ITR, ऐसा न करने पर नोटिस भेज सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और रूसी राष्ट्रपति पुतिन बोले भारत खुशकिस्मत, उसके पास मोदी है, वह किसी के दबाव में नहीं आते, भारत की तरक्की से कई देश जलते हैं। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। दिन में धूप के साथ तेज हवाएं चलती हैं और रात के तापमान में गिरावट आई है। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों में जारी बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों पर साफ तौर पर नजर आने लगा है। सुबह के समय कुछ जगहों पर धुंध नजर आने लगी है। वहीं आज से लगातार 3 दिन पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा, जिसके चलते हरियाणा में 4 शहरों में शीतलहर चल सकती है। इसमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और पंचकुला शामिल हैं। पहले भी पश्चिमी विक्षोभ के कारण हरियाणा में न्यूनतम तापमान के साथ साथ अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राज्य में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली है। सबसे बड़ी गिरावट रोहतक, गुरुग्राम और हिसार में देखने को मिली। आने वाले दिनों में कई जगह तेज शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। दिसंबर के पहले सप्ताह में बारिश की कोई संभावना नहीं है। लगातार शुष्क मौसम और उत्तरी हवाओं के चलते अगले 10 से 12 दिन ठंड बढ़ेगी। आज यानी 5 दिसंबर को पंजाब से लगते हरियाणा के उत्तरी हिस्सों में हल्की धुंध व कोहरा बनने की संभावना जताई गई है। इससे सुबह और देर रात ठंड और अधिक असर दिखाएगी। हरियाणा शिक्षा विभाग ने कर्मचारियों की देरी से उपस्थिति और अनियमित हाजिरी पर रोक लगाने के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। अब विभाग में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति आधार आधारित फेस रिकॉग्निशन सिस्टम द्वारा दर्ज की जाएगी। ये फैसला अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग की ओर से जारी निर्देशों के बाद लागू किया गया है। सूत्रों के अनुसार विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कई कर्मचारी समय पर कार्यालय नहीं पहुँचते, जिसके कारण कार्य प्रणाली प्रभावित होती है। इस स्थिति को सुधारने के लिए एक नया डिजिटल सिस्टम लागू किया गया है, जो रियल टाइम डाटा पर आधारित रहेगा। नए निर्देशों के अनुसार सभी कर्मचारियों को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ड्यूटी समय कार्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। इससे बायोमेट्रिक मशीन पर बार बार अंगूठा लगाने से आने वाली तकनीकी समस्याओं से भी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। हरियाणा के मरीजों के लिए बुरी खबर आई है। बुधवार को हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के साथ वार्ता विफल रही है। इस बैठक में मांगों पर कोई सहमति नहीं बनी, जिस पर एसोसिएशन ने पूर्व घोषित 8 व 9 दिसंबर को हड़ताल पर कायम रहने की घोषणा की है। अगर सरकार ने फिर भी डॉक्टरों की मांगों पर कोई फैसला नहीं लिया तो डॉक्टर 10 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। बता दें कि डॉक्टर सीनियर मेडिकल ऑफिसर यानी SMO की सीधी भर्ती करने के हरियाणा सरकार के फैसले का विरोध जता रहे हैं। डॉक्टरों में इस बात को लेकर भी काफी आक्रोश है कि खाली पदों पर भर्तियां नहीं की जा रही हैं तथा वादे के बाद भी संशोधित ACP का लाभ प्रदान नहीं किया जा रहा। हड़ताल के दौरान आपातकालीन सेवाएं भी बंद रखी जाएंगी। इस दिन OPD बंद रखने के साथ साथ न तो कोई ऑपरेशन होगा और न ही पोस्टमार्टम किया जाएगा। लेबर रूम की सेवाएं भी बंद रहेंगी। हरियाणा में किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने की दिशा में सूबे की नायब श्रेणी सरकार द्वारा निरंतर नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने गरीब परिवारों की आय के साधन बढ़ाने के उद्देश्य से गांव में बड़े पैमाने पर दुग्ध उत्पादक समितियां बनाने की योजना बनाई है। इन समितियों में विधवाओं, स्वयं सहायता समूहों और अंत्योदय परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि गाँव में आर्थिक मजबूती सीधे जरूरतमंद लोगों तक पहुँच सके। मुख्यमंत्री नायब श्रेणी ने कहा कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत समितियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि समय पर मिले, ताकि पशुपालकों को राहत मिल सके। उन्होंने पशुपालन एवं डेयरी विभाग और सहकारिता विभाग को मिलकर ऐसी योजनाएं तैयार करने को कहा है जिनसे पशुपालकों की अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। CM ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और गरीब परिवारों की आय के साधन विकसित करना है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वीटा बूथों पर दूध की खपत बढ़ाने के लिए दूध आधारित अन्य उत्पादों की बिक्री के लिए अन्य विकल्प तलाश करें, ताकि उपभोक्ताओं को चीजों में विविधता मिले और सामान की अच्छी कीमत मिल सके।
हैफेड द्वारा सरसों की तेल मिल और सूरजमुखी तेल मिल स्थापित करने की प्रक्रिया भी जारी है। इसके साथ ही सहकारी चीनी मिलों को लाभ में लाने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में अंग्रेजी विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का परीक्षा परिणाम घोषित होने के साथ ही इस भर्ती पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। 613 पदों के लिए निकली अंग्रेजी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए सिर्फ 151 आवेदक ही परीक्षा पास कर पाए। ऐसे में 462 पद रिक्त ही रह जाएंगे। रोचक बात तो ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए हुई ऑब्जेक्टिव परीक्षा में टॉप करने वाले आवेदक भी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट परीक्षा में फेल हो चुके हैं, जिसके बाद बुधवार को आवेदक हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी HPSC चेयरमैन के ऑफिस में पहुंचे। इसके बाद आवेदकों ने चेयरमैन और सचिव के सामने परीक्षा से संबंधित कई मुद्दे रखे और प्रश्न पत्र थर्ड पार्टी से चेक करवाने की एप्लीकेशन भी दी, जिसे HPSC ने नकार दिया है। वहीं 613 पदों के लिए 151 आवेदकों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाने से अब इंटरव्यू देने वाले सभी आवेदकों के लिए भर्ती का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है, यानी इंटरव्यू देने वाले सभी आवेदकों का सिलेक्शन हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके जरिए तकनीकी संस्थानों को आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा। प्रदेश के लगभग 190 सरकारी ITI की लाइब्रेरी और वर्कशॉप आम नागरिकों के लिए भी खोल दी जाएगी। प्राचार्य राजपाल सिंधु ने कहा कि ITI की वर्कशॉप में मौजूद मशीनों, टूल्स और उपकरणों का उपयोग करने के अलावा सुरक्षा उपकरणों की सुविधा भी दी जाएगी। इसके लिए इच्छुक लोगों को ऑनलाइन बुकिंग करवानी होगी। इसके लिए उन्हें 300 रुपए प्रति घंटा फीस देनी होगी। इससे मशीनों का रखरखाव करने में सहायता मिल सकेगी। इसके अलावा निर्धारित समय के अनुसार ही प्रवेश मिलेगा, जिससे कि भीड़ नियंत्रित में रहे और मशीनों का सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा। 5 दिसंबर से आधिकारिक पोर्टल आम जनता के लिए उपलब्ध होगा। तकनीकी कौशल में वृद्धि होगी। स्टार्टअप की शुरुआत में महंगे उपकरण नहीं खरीदने पड़ेंगे, तो वहीं लाइब्रेरी में एक साथ 20 छात्र बैठ सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना ऑनलाइन स्लॉट बुक करना होगा। स्थानीय ITI में लाइब्रेरी की सुविधा मिलने से बच्चों को दूर दराज शहर में नहीं जाना पड़ेगा और शहर में महंगी फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। ITI लाइब्रेरी के लिए 100 व 500 रुपए प्रति माह फीस रखी गई है। 100 रुपए में केवल लाइब्रेरी में बैठने का स्थान उपलब्ध करवाया जाएगा, जबकि 500 रुपए में पुस्तक, डिजिटल संसाधन उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूलों की ढांचागत स्थिति को सशक्त करना और विद्यार्थियों को बेहतर, सुरक्षित एवं आधुनिक शिक्षण माहौल मुहैया करवाना है। इसी की तरफ कदम उठाते हुए सरकार स्कूलों में स्मार्ट शिक्षा पर बल देने के साथ साथ विद्यार्थियों के हित में अनेक कल्याणकारी योजनाओं पर तेजी से काम कर रही है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा द्वारा पंचकुला स्थित शिक्षा सदन में विभागीय अधिकारियों के साथ साथ समीक्षा बैठक की गई। इस मीटिंग में उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में लगभग 26,000 स्मार्ट क्लास बोर्ड उपलब्ध करवाए गए हैं, जिससे विद्यार्थी तकनीकी रूप से सक्षम हो रहे हैं। इसके साथ ही छात्रवृत्ति योजनाओं को भी ज्यादा प्रभावी ढंग से बनाया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफर का शेड्यूल जारी किया जाए। हरियाणा ओलंपिक संघ यानी HOA की पंचकुला में बैठक हुई, जिसमें खिलाड़ियों की सुरक्षा और खेल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। अब हर टूर्नामेंट से पहले खेल मैदान का निरीक्षण अनिवार्य होगा। स्टेडियमों का सुरक्षा ऑडिट भी किया जाएगा। इसके साथ ही 15 दिनों में राज्य की पहली स्पोर्ट्स सेफ्टी पॉलिसी भी तैयार होने जा रही है। HOA के एक स्टेडियम को गोद लेकर उसे आधुनिक और सुरक्षित बनाने की योजना भी शुरू करेगा। ये कदम हरियाणा को एक सुरक्षित और बेहतर खेल राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। हरियाणा के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अब युवाओं को विदेश में नौकरी करने के लिए हरियाणा सरकार निःशुल्क जर्मन, जापानी और इतालवी भाषाएं सिखाने जा रही है। पहले चरण में 100 उम्मीदवारों का चयन विदेशी भाषा प्रशिक्षण और प्रमाणन परीक्षाओं के लिए प्रतिपूर्ति के लिए किया जाएगा। यह प्रक्रिया ऑनलाइन पंजीकरण से शुरू होगी, जहाँ आवेदक नामांकन का प्रमाण, आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र और बैंक विवरण जैसे दस्तावेज जमा करेंगे। एक बार पंजीकृत होने के बाद उम्मीदवारों को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन प्रमाणित भाषा प्रशिक्षण से गुजरना होगा। वे एक साथ कई विदेशी भाषाओं को पूरा कर सकेंगे। HKRN का कहना है कि यह योजना अंतर्राष्ट्रीय उद्योग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा के निजी सचिव मोहित शर्मा पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगा है। जींद के RTI एक्टिविस्ट भारत भूषण शर्मा ने आरोप लगाए हैं कि मिड्डा के PA ने करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति बनाई है। साथ ही उनकी पत्नी भी सरकारी नौकरी में है और घर बैठे सैलरी लेती है। आरोपों के बाद कृष्ण मिड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके निजी सचिव मोहित शर्मा के खिलाफ अभी तक कोई आधिकारिक जाँच नहीं चल रही है और सोशल मीडिया पर चल रही खबरें निराधार है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने खुद CM सैनी को पत्र
लिखकर पीए की संपत्ति मामले की जांच कराने का अनुरोध किया है। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निजी सचिव पर लगे आरोपों पर डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने कहा कि उन्होंने खुद मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, वह अपने निजी सचिव की संपत्ति की पूरी जांच करवाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि जांच शुरू होते ही मोहित शर्मा को छुट्टी पर भेज दिया जाएगा ताकि वह जांच को प्रभावित न कर सके। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उनके निजी सचिव जांच में दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें कानून के अनुसार सजा मिलेगी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री आदि को लिखी शिकायत में जींद के सैनी मोहल्ले के रहने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट भारत भूषण ने लिखा कि मुझे मेरे गुप्त सूत्रों से पता चला है कि डिप्टी स्पीकर कृष्णलाल मिड्डा के निजी सहायक बहुत ही बड़े भ्रष्ट व्यक्ति हैं। 15 वर्षों से विभागों से अपनी बेईमानी, भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, रिश्वतखोरी और ट्रांसफर कर अपनी व अपने परिवार की जेब भर रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव किया। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया। मोदी और पुतिन एक ही गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने पुतिन के सम्मान में प्राइवेट डिनर रखा। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पुतिन का पहला भारत दौरा है। पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की। उन्होंने कहा कि वे दोस्त पुतिन का स्वागत करते हुए बहुत खुश हैं। भारत और रूस की दोस्ती मुश्किल समय में कसौटी पर खरी उतरी है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन पालम हवाई अड्डे से एक ही कार में रवाना हुए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। मुझे लगता है कि उनकी यात्रा हमारे देश के लिए बड़ी अहमियत रखती है। रूस के साथ हमारा रिश्ता काफी अच्छा है। यह रिश्ता किसी और देश के साथ हमारे रिश्तों को खराब नहीं करता। हमारे अमेरिका, चीन, यूरोप और बाकी देशों से भी अच्छे संबंध हैं और आगे भी रहेंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 2 दिनों तक दिल्ली में मुलाकात करेंगे। पुतिन के भारत पहुंचने से पहले रूस के कई मंत्री दिल्ली पहुंचे। इनमें डिप्टी प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव, रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और कृषि मंत्री दिमित्री पेट्रोव शामिल हैं। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान दिल्ली द्वारा एमटीएस के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे ऑफलाइन माध्यम से अपने लिए आवेदन भेज सकते हैं। उम्मीदवार अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से जमा करवा सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं पास अथवा किसी भी ट्रेड में आईटीआई धारक होने चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 दिसंबर है। सैलरी 18,000 रुपए से लेकर 56,900 रुपए पर मंथ मिलेगी। अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2024-25 का इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल नहीं किया है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2025 तक फाइल कर सकते हैं। यानी इसके लिए आपके पास 1 महीने से भी कम समय बचा है। इसके बाद आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, जिससे कि नोटिस आने के साथ ही जुर्माना सहित अन्य कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप 5 लाख रुपए से कम इनकम का बिल्टेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 1,000 रुपए लेट फीस देनी होगी। वहीं 5 लाख या फिर उससे अधिक की इनकम पर 5,000 रुपए लेट फीस देनी होगी। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बिना किसी लेट फीस के आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख की बात करें तो 16 सितंबर थी। टेक कंपनी रियलमी ने पी सीरीज में नया स्मार्टफोन P4X 5G भारत में लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन में 7000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ 45 वाट की फास्ट चार्जिंग दी गई है। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए मीडियाटेक डायमेंसिटी 7400 अल्ट्रा चिपसेट के साथ 8 GB तक रैम और 256 GB तक स्टोरेज दिया गया है। फोन को 3 कलर ऑप्शन मैट सिल्वर, एलिगेंट पिंक और लेक ग्रीन के साथ लॉन्च किया गया है। कंपनी ने लॉन्च ऑफर के तहत बेस मॉडल पर 2000 रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। इस फोन की सेल 12 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। आप इसे फ्लिपकार्ट और रियलमी के ऑनलाइन स्टोर से खरीद पाएंगे। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी बैटरी है। 7000 mAh की बड़ी बैटरी इस सेगमेंट में सबसे बड़ी बैटरी में से एक है। यह फोन रिवर्स वायर्ड चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, यानी आप इससे अपनी दूसरी डिवाइसेस को भी चार्ज कर सकते हैं। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 159 अंक चढ़कर 85,265 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 48 अंकों की तेजी रही और ये 26,034 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयरों में तेजी रही। निफ्टी के 50 में से 34 शेयर्स ऊपर चढ़कर बंद हुए। ऑटो, आईटी और रियलमी शेयरों में ज्यादा तेजी देखने को मिली। मीडिया 1.45% नीचे आ गया। वहीं 10 ग्राम सोना 369 रुपए सस्ता होकर 1,27,845 रुपए पर आ गया है। तो वहीं चांदी का दाम 1,565 रुपए गिरकर 1,76,625 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गया। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,17,106 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।